और अब तक जिस फील्ड को मैं करूं या ना करूं के बीच में रख रहा था, अब उसका जवाब मिल गया था, यानी कि ये फील्ड में कर सकता था। काफ़ी कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ था वो एक पेपर के क्लियर होने से। अब सुनाता हूँ क्लास 1 मेडिकल की कहानी, और यहाँ भी अल्लाह की ज़बरदस्त मदद। ये मैंने बेंगलोर में अप्लाई किया था, डेट फिक्स हुई और अपन बेंगलोर के एयरफोर्स हेडक्वार्टर में पहुँच गए सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग। लिस्ट में वहाँ अपना नाम था। मेडिकल के सारे ताम झाम होते रहे, एक एक करके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सब चेक होता गया। मतलब कि मिसाल दे रहा हूँ, कई टेस्ट होते हैं वहाँ पर। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जहाँ भी दे दूँ पुराना गाना है। सारा कुछ अंदर का माल मसाला चेक हो गया। शाम में रिपोर्ट मिली, मैं मेडिकली टेम्पररी अनफिट घोषित किया गया। अरे बाप रे बाप। इंक्वायरी की तो पता चला मेरी नाक के दोनों में से एक नथने में से हवा दूसरे के मुकाबले में कम निकलती है है ना हंसी की बात। पर वहाँ तो मुझे ये सुनकर रोना ही आ गया। अब बोलना था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, घर जाइए, एक छोटा सा नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। नाक के अंदर एक छोटी सी हड्डी है, वो थोड़ी बड़ी है, वो काट कर फिर से अप्लाई करो, हो जाएगा। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर इतनी छोटी सी बात है, आप प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए, पर नहीं। डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जिस डॉक्टर ने मेरी नाक की रिपोर्ट बनाई थी वो अपनी रिपोर्ट बनाकर जा चुका था और कोई दूसरा उसकी रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकता था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। रात में अल्लाह से बहुत आजीज़ी की अपने मेडिकल को लेकर, क्योंकि फ़र्स्ट मेडिकल में जो हिस्ट्री बन जाती, हर साल रिन्यू करते वक्त दूसरे डॉक्टर ख़ास तौर पर उस पर ध्यान देते। फजर पढ़ा और फिर हेडक्वार्टर पहुंच गया। कई ऑफिसर से बात की, सब ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, रिपोर्ट बन गई है, नेक्स्ट टाइम आइए। बनी बनाई रिपोर्ट को सिर्फ वही डॉक्टर करेक्शन कर सकता है जिन्होंने वो बनाई है, और ये बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बात मैं बताता चलूँ कि भाई अपने एयरफोर्स वाले हैं ना, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत इज्जत देकर बात करते हैं। अब मैं उन डॉक्टर साहब को ढूंढ रहा था जिन्होंने मेरी नाक चेक की थी, तो पता चला कि आज उनकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, बल्कि वो दूसरी जगह मिलिट्री हॉस्पिटल में आज ड्यूटी पर है। वो हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर था। खैर एड्रेस लेकर वहाँ पहुँचा। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, आप नेक्स्ट टाइम आइए। बड़ी मन्नत समाजत की, बात नहीं बनी। कुछ देर बाद मैं फिर उनके सामने खड़ा था। अरे आप गए नहीं अभी तक? सर प्लीज़ कर दीजिए ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि घर जाकर ऑपरेशन करवा लूँगा, पर अगर नेक्स्ट टाइम फिर अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ा तो आपको भी पता है कि ये कितना मुश्किल होता है। वहाँ मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि आप मुझे क्लियर कर दो, मैं ऑपरेशन बाद में करवा लूँगा। थी ना एकदम अजीब वाली फरमाइश बच्चों की तरह ज़िद्दीपन। अरे एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर से बात कर रहा था। बंदे ने ज़रा भी गुस्सा नहीं दिखाया, एक बार भी नहीं। थोड़ी देर बाद मैं फिर एक्सक्यूज़ करके उनके ऑफिस में था। फिर वही मुर्गी की एक टांग मेरी वाली कि मेरा मेडिकल क्लियर कर दीजिए। खैर कहानी लंबी चली। शाम होते होते उसका दिल अल्लाह ने बदल दिया। बोले कि अच्छा कल वहीं आइए। मैं फिर हेडक्वार्टर पहुंच गया सुबह सुबह। बंदे ने कोई बात नहीं की, बल्कि मेरे वो पेपर्स मंगवाए, उसमें से उनकी बनाई हुई रिपोर्ट निकाली, न्यू रिपोर्ट बनाई, और जो फाइनल रिपोर्ट थी उस पर जिस पर टेम्पररी अनफिट लिखा था, वो रिपोर्ट मेरे सामने निकाल कर डस्टबिन में डाल दी और न्यू रिपोर्ट बनाई। उस वक्त मुझे पता चला कि ये ऑफिसर सिर्फ नाक के डॉक्टर नहीं थे, बल्कि फाइनल रिपोर्ट भी यही बनाते थे। अल्लाह का इतना बड़ा, अल्लाह का जो मुझ पर फजल था, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल अनबिलीवेबल। आते वक्त मैंने सर का बहुत शुक्रिया अदा किया और उनको यकीन दिलाया कि घर पहुंचकर जल्द से जल्द मैं अपना वो ऑपरेशन करवा लूँगा। मुस्कुराए, बेस्ट ऑफ लक कहा, और मैं वहाँ से जब रिटर्न हो रहा था तो जो खुशी दिल में थी और होंठों पर जो मुस्कुराहट थी वो बयान से बाहर है। एविएशन का एक बहुत बड़ा मरहला अल्लाह ने क्लियर करवा दिया था, वरना बहुत से लोग यहाँ आकर अटक जाते हैं। का एक केस बाद में सामने आया था कि उसने ट्रेनिंग वगैरह सब कर ली थी, लाखों रुपए खर्च कर चुका था,
पर जब बाद में मेडिकल करवाया तो परमानेंट अनफिट निकला। और यही वो डर था जो मैंने सबसे पहले अपना मेडिकल करवाया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन था वो मेरे आँखों का था। पर अगर आपकी नज़र यानी आपका विजन ग्लासेस के बगैर या ग्लासेस के साथ 6x6 है और अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं तो आप कमर्शियल प्लेन उड़ा सकते हैं। हाँ, फाइटर पायलट के लिए चश्मा नहीं चलेगा। ये थी एक बड़ी फतेह अल्लाह की मदद और उस ऑफिसर की नरम दिली की वजह से। अल्लाह उस बंदे का भला करे। बॉम्बे पहुंचकर जो सबसे पहला काम मैंने किया वो अपना वादा पूरा किया, यानी ऑपरेशन करवा लिया। पूरा था 2006 और 2006 आने तक मेरा रेगुलेशन का पेपर क्लियर हो चुका था, 12 का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, मेडिकल क्लास 1 भी क्लियर हो चुका था। अब बाकी थी बाकी के एग्ज़ाम्स और फ्लाइंग ट्रेनिंग की। अब मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। CPL के जितने भी पेपर्स थे उनकी स्टडी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि कोई सही से पढ़ाने वाला था ही नहीं। पूरे बॉम्बे में एक भी क्लासेस ऐसी नहीं थी जहाँ पर कोई रियल पायलट पढ़ाता हो। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी रेगुलर क्लास के साथ वो अटैच हो सकें। आपको जो भी पढ़ना है आप खुद से किताबें ढूंढें और पढ़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ किताबों के साथ साथ आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पर नेविगेशन के सब्जेक्ट में। उसके लिए ढूंढते ढूंढते मेरा एक लेडी पायलट से कांटेक्ट हुआ जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जॉब कर रही थी और उनके एयरक्राफ्ट उड़ा रही थी। कभी कभी चीफ मिनिस्टर भी साथ होते थे। खैर, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिला और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मुझे वीक में कुछ वक्त देने के लिए तैयार हो गई, पर एक बड़ी फीस के साथ। जाहिर बात है, पायलट्स के एक एक घंटे की कीमत होती है। मुझे तो पूरा सब्जेक्ट समझाना था उनको। मैं उनके घर जाता था पढ़ने के लिए, जो कि माहिम में था, स्टेशन के करीब। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनको गवर्नमेंट के किसी काम से बाहर जाने का उनका तय हुआ और उन्होंने मुझसे बहुत माजरत कर ली कि बेटा मैं और टाइम नहीं दे सकूंगी, और मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर दिए। जो 3 या 4 वीक हमारी स्टडी हुई थी उसका एक भी पैसा नहीं काटा। इसको बोलते हैं अल्लाह की मदद और मामलात की सच्चाई, कि एक हिंदू एक मुस्लिम को पढ़ाती भी है और उसकी तरफ से प्रॉब्लम आने पर ना सिर्फ पैसे वापस लौटा देती है बल्कि माजरत भी करती है। अपना क्या हाल है, रात गई बाद में आना। खैर, फिर अटक गई नेविगेशन के मामले में। अपन भी लगे रहे कि छोड़ूंगा नहीं, और अल्लाह ने फिर मदद की और मेरा कांटेक्ट एक जेट एयरवेज के पायलट से हुआ, जिन्होंने अपना नेविगेशन दिल्ली में रहने वाले एक एयरफोर्स के एक रिटायर्ड नेविगेटर से सीखा था, जिनका नाम था बूटी। का तो सब्जेक्ट ही नेविगेशन था, वो भी मिलिट्री लेवल का। तो आप समझ सकते होंगे कि उनको कितना कमांड होगा अपने सब्जेक्ट पर। जेट एयरवेज के पायलट साहब ने मेरे लिए उनसे बात भी कर ली और वो भी मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अपनी तो लॉटरी लग गई। फटाफट टिकट निकाली और छुक गाड़ी में बैठकर छुक पहुंच गया दिल्ली। महीने वहीं रहा। संडे छोड़कर रोज़ क्लास होती थी। बिस्सी में खाना खाता था और एक कमरे में रहता था और वहीं स्टडी करता था। स्टडी इतनी ज़्यादा थी कि नींद ही नहीं आती थी। जानबूझकर कम से कम 5 घंटे तो सो ही जाता था कैसे भी करके, कि अगर सोऊंगा नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगा। नींद में ख्वाब में भी नेविगेशन के फॉर्मूले सॉल्व कर रहा होता था। बहुत ही टफ सब्जेक्ट है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इतनी मेहनत के बाद उसका फल ये मिला कि पूरे सब्जेक्ट पर अल्लाह ने बहुत कमांड दे दी थी। इतनी कि अगर कोई सोते में से नींद में से उठाकर भी कोई सवाल कर लेना नेविगेशन का, तो अपने पास उसका जवाब ठीक दे सकते थे। मेरा नेविगेशन का पेपर भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया। इस बीच बाकी के पेपर्स भी क्लियर हो चुके थे। ग्राउंड स्टडी को लेकर भी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कई लोगों ने चीट करने की भी उसमें कोशिश की और काफ़ी कुछ हुआ। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सी बातें अगर सब बताऊंगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट करता हूँ। खैर, ग्राउंड स्टडीज़ के बाद अब बारी थी फ्लाइंग ट्रेनिंग की। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से